हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज की इस डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ की वीडियो में हम देखने वाले हैं 20 नवंबर के करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट पुलिस इन इंडिया टू अचीव 100% रिस्पॉन्स रेट इन साइबर फ्रॉड कॉल्स। तो जितने भी इनको कॉल किए गए थे उन पे 100% इनका रिस्पॉन्स रेट है। आपको बताना है कि किस स्टेट की ये बात की जा रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोवा। देखते हैं इस न्यूज़ को डिटेल में। गोवा पुलिस हैव बिकम द फर्स्ट स्टेट पुलिस फोर्स इन इंडिया टू अचीव 100% रिस्पॉन्स रेट इन साइबर फ्रॉड कॉल्स, है ना। तो इनका जो एक हेल्पलाइन नंबर है 1930, इस पे जो साइबर फ्रॉड कॉल्स थे उनको इन्होंने 100% रिटर्न किया है। तो ये साइबर सेल बना कब था? अक्टूबर 2025, जो कि रिसेंटली पे ही बना है। और इन्होंने ऑलरेडी 5000 कॉल्स को अटेंड किया है और 1500 मिस्ड कॉल को भी इन्होंने रिटर्न किया है ना। इसके अलावा द न्यू सिस्टम सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द एक्सेसिबिलिटी फॉर कॉलर्स। 9 पुलिस पर्सनल्स जो हैं वो इस चीज़ पे लगे हुए हैं और ये कॉल्स को रिटर्न करते हैं और अटेंड करते हैं, है ना। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप बस याद रखना कि गोवा की जो पुलिस है उसने 100% जो है रिस्पॉन्स रेट को अचीव किया है। इट प्रोवाइड द कंप्लेनेंट डिटेल्स सच एज, सपोज़ आप जब कॉल करोगे इनकी गोवा को पुलिस को तो इनको आपको मोबाइल नंबर, नेम, डेट एंड टाइम ऑफ द कॉल देना पड़ता है, जो ईजियर विच मेक्स द ईजियर फॉर द पुलिस टू कॉन्टेक्ट द कंप्लेनेंट, है ना। तो ये बेसिक सी चीज़ है, जो कोई भी आप कॉल करते हो अगर पुलिस पे तो ये चीज़ें आपको देनी ही पड़ती है। इसके अलावा द प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म हैज़ हेल्प सेव सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी। तो ये साइबर क्राइम के लिए है तो ये चीज़ करेगा ही, ये काफ़ी ऑब्वियस है और ये रिफ्लेक्ट करता है गोवा पुलिस की कमिटमेंट को। तो ये आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एडिशन ऑफ बायलैटरल एयर एक्सरसाइज गरुड़ा बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस वॉज हेल्ड इन नवंबर 2025। तो आपको बताना है जो एयर एक्सरसाइज है गरुड़ नाम की, पहली तो आप चीज़ याद रखना कि ये किसके किसके बीच में होती है, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। तो रिसेंट में जो नवंबर 2025 में हुआ है आपको बताना है इनमें से ये कौन सा एडिशन था। तो आंसर है इसका 8th एडिशन। देखते हैं, जो इंडियन एयरफोर्स है वो विज़िट कर रही है फ्रांस पे और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के साथ ये एक्सरसाइज कर रही है। फ्रांस की एयर फोर्स का क्या नाम है? फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स। तो ये 8th एडिशन था और ये कहाँ होने वाला है? मोंटे मार्सन एयरबेस 118 इन फ्रांस। तो फ्रांस के अंदर ये जो एयरबेस है इसके अंदर ये एक्सरसाइज होने वाली है। और ये एक्सरसाइज कब से? 12 से 26 नवंबर 2025 तक चलने वाली है। इट इज़ डिज़ाइन टू प्रिपेयर एंड ट्रेन द फ्रेंच एंड इंडियन आर्म फोर्सेस फॉर हाई इंटेंसिटी एंगेजमेंट। इस पे अब होगा वही जो हर एक्सरसाइज में होता है, टू एक्सचेंज द बेस्ट प्रैक्टिसेस, ऑपरेशनल सिनेरियोज, कवर एयर डिफेंस, ग्राउंड अटैक, है ना। तो ये सारी चीज़ें बेसिक ही हैं जो हर एक्सरसाइज में होती है, तो आप याद रखना। इसके अलावा इस पे 500 एयरमैन्स ने पार्टिसिपेट किया और 25 इंडियन एयरक्राफ्ट और फ्रांस के एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया। फ्रांस की तरफ से क्या कौन कौन से थे? राफेल था, मिराज 2000 था, है ना। इसके अलावा ये 3 और एयरक्राफ्ट थे। और इंडिया की तरफ से कौन सा था? सुखोई। तो याद रखना कि इंडिया की तरफ से सुखोई ने पार्टिसिपेट किया है फ्रांस की, इंडिया और फ्रांस की ये गरुड़ा एक्सरसाइज में, है ना। तो ये गरुड़ एक्सरसाइज लॉन्च कब हुई थी? 2003 में ये पहली बार हुई थी और ये अल्टरनेटिवली फ्रांस और इंडिया के बीच होती है। जैसे लास्ट टाइम ये हुई थी जोधपुर के अंदर इंडिया में और इस साल ये फ्रांस के अंदर हो रही है। तो याद रखना ये 8th एडिशन था और ये गरुड़ एक्सरसाइज नाम है इंडिया और फ्रांस की एयर फोर्स का। और ये भी याद रखना कि ये एयर फोर्स की बात हो रही है, आर्मी, नेवी, इन सब की एक्सरसाइज का अलग नाम है, गरुड़ा नाम नहीं है। प्रैक्टिस मॉक का ऐप डाउनलोड कर लेना। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुकृता बरुआ, इनको मिला है सन ऑफ द सॉइल इमर्जिंग अचीवर्स अवार्ड एट 5th बाइनियल सन ऑफ सॉइल अवार्ड्स असम 2025 में। आपको बताना है कि ये किस फील्ड से बिलोंग करती है, किन कैटेगरी में इनको दिया गया है।
तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला चीज़ आप याद रखना, जो सन ऑफ द सॉइल अवार्ड है ये आसाम पे लोगों को दिया जाता है और ये 5th था और ये बाइनियल है, मतलब ये हर 2 साल में एक बारी दिया जाता है। तो इन 5 कैटेगरीज़ में दिया जाता है और आपको बताना है सुकृता बरुआ किस कैटेगरी से हैं, तो वो है मीडिया एंड कम्युनिकेशन। डिटेल में आगे देखेंगे किन लोगों को ये अवार्ड्स दिए गए हैं। पहले थोड़ी बेसिक चीज़ देख लेते हैं कि जो इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स हैं सर्बानंदा सोनोवाल, इन्होंने दिया है सन ऑफ द सॉइल इमर्जिंग अचीवर्स अवार्ड टू 5 लोगों को मिला है इस कैटेगरी में। किस कैटेगरी में? इमर्जिंग अचीवर्स कैटेगरी में 5 लोगों को मिला है ना। तो ये 5th था, जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया। और इसको होस्ट कौन करता है? केयर लुइट, ये एक संस्था है जो ये अवार्ड्स को देती है। तो सन ऑफ द सॉइल के बारे में थोड़ा बेसिक जान लो कि ये 2016 में इंस्टीट्यूट किया गया था और इसको केयर लुइट देता है, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ये हर 2 साल में एक बार दिया जाता है। तो ये दिया क्यों जाता है? वही जिन्होंने आसाम का नाम रोशन किया हो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और इस साल ये अवार्ड 70 प्रोफेशनल्स को दिया गया है अक्रॉस 5 कैटेगरीज, है ना। तो 5 कैटेगरी के अंदर 70 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। कौन सी 5 कैटेगरी है मैंने शुरू में भी बता दिया, ये 5 कैटेगरी है। आगे देख लेते हैं किन को अवार्ड मिला है। तो ये 5 कैटेगरी हैं जो 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो जो इमर्जिंग अचीवर्स अवार्ड है इस पे दिया गया है 5 लोगों को और इसी पे है सुकृता बरुआ जो कि मीडिया एंड कम्युनिकेशन से कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, है ना। तो यहाँ तो कुछ कम इम्पॉर्टेंट लोगों के ही नाम लिखे हैं, आपको बस याद रखना है इमर्जिंग अचीवर्स में 5 लोगों का मिला है अवार्ड और ये बाकी कैटेगरी में बाकी 65 लोग जो बचे उनको ये अवार्ड दिए गए हैं। तो इमर्जिंग अचीवर्स में इनको आप याद रखना है, इनको भी एक बार देख लेना। मैंने यहाँ सारे इम्पॉर्टेंट लोगों के नाम लिखे हैं, तो एक बार इस लिस्ट पे आप नज़र मार लेना। और ये कैटेगरीज़ भी याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी कैटेगरी नहीं है जिस पे ये अवार्ड दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। इंडियन फार्माकोपिया क्या है? अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें आपको बताया था ये इंडियन स्टैंडर्ड है किसका? मेडिसिन्स का। तो ये कमीशन इज़ अ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर विच मिनिस्ट्री। तो आपको बताना है ये कमीशन किस मिनिस्ट्री के अंदर होता है। जैसा कि मेडिसिन से ऑब्वियस है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ही आएगी। देखते हैं ये न्यूज़ पे क्यों है। तो रिसेंटली आईपीसी ने साइन किया है MOU किसके साथ? झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के साथ टू इन्हेंस फार्माको विजिलेंस एंड मटेरियो विजिलेंस। मटेरियो विजिलेंस क्या होता है? जैसे जो मेडिसिन की डिवाइसेस होती हैं मेडिकल से रिलेटेड उन पे विजिलेंस करने के लिए और जो ड्रग्स होती हैं उन पे विजिलेंस करने के लिए इन्होंने एक MOU साइन किया है पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए, है ना। तो MOU में आईपीसी की तरफ से कौन थे? डॉक्टर V कलाइसेवन जो कि सेक्रेटरी है आईपीसी के, और प्रशांत कुमार पांडे जो कि सेक्रेटरी हैं JSPC के। इन दोनों ने ये MOU साइन किया है ना। तो जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि ये किन 2 चीज़ों के लिए था, फार्माको विजिलेंस और मटेरियो विजिलेंस। इसके अलावा द कोलैबोरेशन आईपीसी एंड JSPC विल वर्क टुगेदर टू बिल्ड कैपेसिटी ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, है ना। तो इन चीज़ों के अलावा ये फार्मासिस्ट जो हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में भी काम करेंगे और ये दोनों चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी। इसके अलावा द पार्टनरशिप विल इन्विजन स्ट्रेंथनिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया। ये क्या होती है? ये ऐसा समझ लो कि एक बुक है जहाँ सारी जो ड्रग्स होती हैं इंडिया में उन सब के फॉर्मूलाज लिखे गए हैं। जैसे पैरासीटामॉल हो गया, तो पैरासीटामॉल भी किस प्रोसेस से बनता है वो सारा फॉर्मूला कहाँ लिखा होता है? नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया। और ये बनाता कौन है? जैसा मैंने आपको बता दिया, ये आईपीसी जो कमीशन है ये इसको बनाती है। तो ये स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाए ताकि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो इसको यूज़ कर सकें।
यहाँ लिखा भी है स्टैंडर्ड रेफरेंस डॉक्यूमेंट अक्रॉस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, तो ये यही चीज़ है। इसके अलावा इट इंक्लूड्स कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स टू ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करे जाएंगे हॉस्पिटल्स एंड कम्युनिटी फार्मासिस्ट में, और मैंडेटरी यूज़ ऑफ NFI किया जाएगा इंस्टीट्यूशनल फार्मेसी में, और एनुअल ऑब्जर्वेंस ऑफ नेशनल फार्माकोविजिलेंस वीक भी मनाया जाएगा। तो ये कब होता है, ये भी आप याद रखना कि सितंबर के अंदर ये चीज़ होती है। इसके अलावा IPC विल प्रोवाइड टेक्निकल गाइडेंस JSPC को, तो ये चीज़ आप याद रखना। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इन दोनों ने MOU साइन किया है, और ये कमीशन आप ध्यान से याद रखना, क्योंकि नाम से वैसे ऑब्वियस तो है कि फार्मा है तो मेडिसिन से रिलेटेड है, बट फिर भी आप याद रखना कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आती है। और एक चीज़ और, ये नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया, इसके तो नाम से भी पता नहीं चल रहा है कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये भी याद रखना कि इस पर सारे ड्रग्स के जो हैं फॉर्मूले होते हैं इंडिया में। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली मांडले पोर्ट डिपो, जो कि एशिया का लार्जेस्ट एंड फर्स्ट एलिवेटेड मेट्रो फैसिलिटी है, वॉज इनॉग्रेटेड। आपको बताना है कि ये डिपो लोकेटेड कहाँ है। ये आपके ऑप्शन, जो इस पे जो करेक्ट आंसर है वो है मुंबई। मुंबई के अंदर ये जो मांडली डिपो है वो लोकेटेड है। तो मांडली डिपो इन मुंबई की मेट्रो लाइन 2B पे है ये, और ये एशिया का लार्जेस्ट एंड फर्स्ट एलिवेटेड मेट्रो फैसिलिटी है। एलिवेटेड का मतलब क्या होता है, ये जैसे ज़मीन है आपकी, यहाँ से यहाँ आपकी मेट्रो की पार्किंग होगी, मतलब थोड़ा एलिवेटेड होता है ये चीज़। इसको बनाया किसने है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसने बनाया है। इट इज़ द स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी स्पेंस, इतने एकड़ में ये फैली हुई है, और ये फ्यूचर रेडी एंड इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करती है। इस पे 2 लेवल्स कार शेड हैं, और 72 मेट्रो ट्रेन्स यहाँ पार्क हो सकती है, 36 ऑन ईच। तो इस फ्लोर पे 36 मेट्रो पार्क हो सकती है, और इस फ्लोर में भी 36 मेट्रो पार्क हो सकती है ना। तो ये एक पार्किंग ऐसा समझ लो, पार्किंग होता है मेट्रो का। इट ऑल्सो इंक्लूड्स 175 किलोलीटर पर डे कैपेसिटी एफ्लुएंट एंड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम, है ना। तो ये एक दिन में 175 किलोलीटर ऑफ सीवेज को भी ट्रीट कर सकता है, ये भी फैसिलिटी है इस मेट्रो डिपो के अंदर। और ये इट विल ऑल्सो हाउस इंडियाज़ लॉन्गेस्ट मेट्रो टेस्ट ट्रैक ऑफ 965 मीटर। तो यहाँ 3-4 इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। पहला कि ये मांडले पोर्ट जो कि एशिया का लार्जेस्ट है, और ये फर्स्ट एलिवेटेड मेट्रो फैसिलिटी है इंडिया के अंदर। इसको किसने बनाया है, MMRDA ने, और इस पे 72 मेट्रो पार्किंग की स्पेस है। तो आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच प्लेयर हैज़ वॉन हर फर्स्ट गोल्ड मेडल इन वुमेन्स रिकर्व कैटेगरी एट 24th एडिशन ऑफ एशियन आर्चरी चैम्पियनशिप 2025। जो रिसेंट में एशियन आर्चरी चैम्पियनशिप हुआ है, आपको पता होगा ये कहाँ हुआ है, ढाका के अंदर हुआ है, बांग्लादेश में। ये 24th कैटेगरी थी। आपको बताना है इस पे जो वीमेन रिकर्व कैटेगरी है इस पे किसको मिला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अंकिता बाकट। 24th एडिशन कब से कब तक हुआ है, 8 नवंबर से 14 नवंबर तक, और इसको होस्ट किया था बांग्लादेश ने तीसरी बार। बांग्लादेश में जो बांग्लादेश की आर्चरी फेडरेशन है इसने इसको होस्ट किया था, और 200 से ज़्यादा आर्चरर्स ने यहाँ पार्टिसिपेट किया था अक्रॉस 30 कंट्रीज़। रिकर्व एंड कंपाउंड कैटेगरी क्या होती है, ये आर्चरी में टाइप्स ऑफ बो होते हैं, तो ये उनकी कैटेगरी होती है, बो के टाइप से समझ लो। तो 5 ईच इन रिकर्व एंड कंपाउंड कैटेगरी। तो यहाँ इंडिया की परफॉर्मेंस हम आगे देखेंगे। इंडिया ने फिनिश किया है फर्स्ट, जो टेबल है उसमें इंडिया की रैंक कितनी आई है, फर्स्ट, और इंडिया को 10 मेडल मिले हैं, 6 गोल्ड, 3 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिसेंट में जो आर्चरी चैम्पियनशिप हुई है उस पर इंडिया को कितने मेडल्स मिले हैं, वो है 10 मेडल्स। तो इंडिया की परफॉर्मेंस क्या रही, पहले ये रिकर्व कैटेगरी है, ये एक टाइप, और ये दूसरी टाइप। तो रिकर्व कैटेगरी में वीमेन को, जैसा क्वेश्चन था हमारा, अंकिता बाकट को मिला है, won her first gold medal by defeating Paris 2024 Olympic silver medalist
नाम सुयोन, जो कि साउथ कोरिया से हैं। इनको सिल्वर मेडल मिला हुआ है पेरिस 2024 ओलंपिक में। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि अंकिता वाकट ने किसको डिफीट किया है, तो ये भी नाम आप याद रखना। और रिकर्व कैटेगरी मेन में किसको मिला है, बी धीरज को, और इसने किसको डिफीट किया है, राहुल को। और कंपाउंड कैटेगरी जो होती है इस पे वीमेन इंडिविजुअल में किसको मिला है, ज्योति सुवरेखा, और इन्होंने किसको डिफीट किया है, पृथिका। और कंपाउंड वीमेन टीम में दीपशिका, ज्योति और पृथिका को गोल्ड मिला है, इन्होंने साउथ कोरिया की टीम को डिफीट किया है। और मिक्स्ड कैटेगरी में अभिषेक वर्मा और दीपशिका जो एक टीम से थे, इन्होंने डिफीट किया है किसको, बांग्लादेश की टीम को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इस पर एक जो इन्फॉर्मेशन इस पे है इंडिया की परफॉर्मेंस पे, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको काफ़ी ध्यान से आप एक बार याद कर लेना, ये आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली हेरिटेज फूड लिमिटेड won the Golden Peacock Award for 2025 by the Institute of Directors for its contribution in which field? तो आपको बताना है कि जो हेरिटेज फूड लिमिटेड है ये एक इंडिया की FMCG कंपनी है, जिसको ओन कौन करता है, चंद्रबाबू नायडू, जो कि CM भी है कहाँ के, आंध्र प्रदेश के, है ना। तो आपको बताना है कि इनको जो रिसेंटली अवार्ड मिला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड, जो देता है कौन, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स, तो इनको किसके चीज़ पे ये अवार्ड दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सीलेंस इन कॉरपोरेट गवर्नेंस। देखते हैं इस न्यूज़ को। इनको ये अवार्ड दिया गया है कि कौन देता है, ये याद रखना एक बारी कि इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर देता है, और ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉरपोरेट गवर्नेंस दिया गया है। तो 11 लोगों को मिला है, लेकिन FMCG कंपनी, FMCG क्या होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनीज़ में इनको मिला है ये चीज़। इसके अलावा जो N भुवनेश्वरी हैं वाइस चेयरपर्सन इस कंपनी की, जो कि ऑल्सो वाइफ है किसकी, चंद्रबाबू नायडू की, ये इस कंपनी की वाइस चेयरपर्सन और MD भी हैं। इनको अवार्ड मिला है डिस्टिंग्विश्ड फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स। तो इनको ये अलग से एक और अवार्ड मिला है, तो ये भी आप याद रखना कि N भुवनेश्वरी को ये अवार्ड दिया गया है। ये कितना इम्पोर्टेंट अवार्ड है इस बात से आप जान सकते हो कि ये किसको भी मिला है, APJ अब्दुल कलाम को भी ये अवार्ड मिल चुका है। तो ये क्यों दिया जाता है, इट ऑनर्स द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू बिजनेस सोसाइटी एंड प्रमोशन ऑफ गुड गवर्नेंस, तो इसलिए ये अवार्ड दिया जाता है। और जिस ज्यूरी ने चेयर कर रहे थे उनका क्या नाम है, जस्टिस उदय यू ललित, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। इन्होंने चेयर किया था इसको, जिसने ये अवार्ड दिया था। इसके अलावा जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड है ये कब इंस्टीट्यूट हुआ था, ये 1991 में, ये भी आप याद रखना। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो है हेरिटेज फूड लिमिटेड और N भुवनेश्वरी, इन दोनों को ये अवार्ड्स दिए गए हैं। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच बैंक लॉन्च्ड डिस्टिंक्टिव वीमेन बैंकिंग इनिशिएटिव कॉल्ड M सर्कल डिज़ाइन टू मीट द यूनिक फाइनेंशियल एंड लाइफस्टाइल नीड्स ऑफ वीमेन। तो आपको बताना है किस बैंक का ये इनिशिएटिव है M सर्कल। ये M सर्कल आप उससे मत सोचना, वो जो ड्रीम 11 जैसा होता है ये अलग है। तो आपको बताना है ये किस बैंक ने किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखते हैं ये इस इनिशिएटिव में होता क्या है। दिस इनिशिएटिव वॉज लॉन्च टू मीट द डिस्टिंक्टिव वीमेन बैंकिंग इनिशिएटिव मीट द यूनिक नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ वीमेन। तो ये स्पेशली वीमेन के लिए ये लाया गया है, क्योंकि बैंक रिकॉग्नाइज दैट इंडियन वीमेन आर बिकमिंग मोर अवेयर एंड प्रोएक्टिव अबाउट वेल्थ क्रिएशन एंड प्रोटेक्टिंग देयर लीगेसी एंड मैनेजिंग देयर लाइफस्टाइल। तो जो वीमेन है अब वो ज़्यादा प्रोएक्टिव हो चुकी हैं इन चीज़ों में भी, तो उनके नीड को कैटर करने के लिए इन्होंने ये इनिशिएटिव लाया हुआ है ना। तो ये इनिशिएटिव के थ्रू अब बियॉन्ड ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रोडक्ट्स लाइक डिपॉजिट एंड लोन्स के बियॉन्ड ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसमें क्या बेनिफिट्स हैं वीमेन को, वो भी एक बारी देख लो। जो एक्सक्लूसिव बैंकिंग प्रिविलेज है, जैसे 25 एडिशनल
25% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा लॉकर रेंटल्स में। जो आप इन बैंक का लॉकर यूज़ करके अगर आप कुछ चीज़ें रखोगे तो आप वीमेन हो तो 25% आपको जो डिस्काउंट है वो मिलेगा। और जो लोन रेट्स है उसमें भी 0.2% कम आपको मिलेगा। तो अब अगर आप मेन हो तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स किए जाएंगे, लिटरेसी ड्राइव होगी, है ना, तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ है। इसके अलावा हेल्थ केयर में भी इनको डिस्काउंट मिलेगा, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चेकअप्स आपको फ्री में दिए जाएंगे, कैंसर स्क्रीनिंग, अनलिमिटेड ऑनलाइन कंसल्टेशन एंड ऑफलाइन विजिट्स अक्रॉस स्पेशलिटीज़, है ना। तो इन चीज़ों में आप इस बैंक के कस्टमर हो और आप वीमेन हो तो आपको ये फ्री में चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा वीमेन जो काफ़ी शॉपिंग करती हैं उनके लिए भी कुछ कुछ एक्सक्लूसिव ऑफ़र मिलेंगे। कहाँ? नायका में, अजियो में, कल्याण। तो ये जो इनके पार्टनर्स हैं उनके ऐप्स में डिस्काउंट मिलने वाला है वीमेन को। तो आपको शॉपिंग करनी है तो इन चीज़ों में करें और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर बने ताकि ये बेनिफिट आपको मिले अगर आप वीमेन हो तो। आई होप ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।